हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू IXMB। तो आज हम इस पर्टिकुलर लेक्चर पे देखेंगे नीति आयोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो कुछ दिन पहले रिलीज हुआ है, एंड दिस इज कॉल्ड डिजिटल बैंकिंग रिपोर्ट। राइट, सो लेट्स क्विकली बिगिन। शुरू करने से पहले मैं आपको लेक्चर का आउटलाइन दिखा दूं। हम सबसे पहले बैकग्राउंड को देखेंगे, राइट, उसके बाद क्रेडिट गैप, देन गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट, उसके बाद हम कंप्लीटली आ जाएंगे रिपोर्ट में डिजिटल बैंक के बारे में क्या बोला गया है, इंडेक्स के बारे में क्या बोला है, और नीति आयोग ने क्या टेम्पलेट गवर्नमेंट को क्या टेम्पलेट रिकमेंड किया है इस रिपोर्ट के थ्रू। करेक्ट, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं बैकग्राउंड पे। सो बैकग्राउंड पे अगर हम आए तो हमको ये समझ में आता है कि 2014 में नचिकेत मोर जो कमेटी है उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और उन्होंने कहा था 2014 में प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन मिशन मोड। राइट, फाइनेंशियल इंक्लूजन को मिशन मोड में प्रमोट करना है। और एक दूसरा फीचर ये है इनके रिपोर्ट में कि डिफरेंशिएटेड बैंकिंग पॉलिसी अपनाना चाहिए किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अब इसको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में हम आगे समझेंगे। करेक्ट, कि डिफरेंशिएटेड बैंकिंग पॉलिसी क्या हो सकता है। देन अब इनके रिकमेंडेशन को मानते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2014 में किसकी गाइडलाइन इशू कर दी, पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। नाउ व्हाट इज पेमेंट बैंक एंड व्हाट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो हम क्विकली इनके एक ओवरव्यू को देख लेते हैं। बट यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा बिकॉज ये आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ पता है। बट कमेंट सेक्शन में आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। पेमेंट बैंक में यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है, वो है मिनिमम एंड मैक्सिमम। सेम गोज विथ स्मॉल फाइनेंस बैंक। राइट, तो ये आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, होपफुली आपको रिविजन में भी वो हेल्प करेगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड उसके बाद देखते हैं कि 2014 में और क्या क्या हुआ। 2014 में हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर बने इनके फर्स्ट टर्म का, राइट, 2014 में। देन हम ये देखते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ही डिजिटल इंडिया रेवोल्यूशन कैटलाइज्ड अंडर PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो कि 2014 में लॉन्च हुआ, और 420 मिलियन बैंक अकाउंट हैव बीन ओपन टिल डेट। करेक्ट, सो ये एक बहुत मेजर शिफ्ट था। नचिकेत मोर कमिटी क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि प्रोमोटिंग FI फाइनेंशियल इंक्लूजन इन मिशन मोड RBI को बोला था। बट नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया, प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके अंडर में उन्होंने बहुत सारे बैंक अकाउंट खोला गया। राइट, तो उसको हम डिस्कस नहीं करते। सो एज ऑफ नाउ 420 मिलियन बैंक अकाउंट हैव बीन ओपन टिल डेट। सो दिस इज ए बिग बूस्ट टू दी फाइनेंशियल इंक्लूजन, वेरी बिग बूस्ट। राइट, तो यहां पे आप देख पा रहे हो, राइट, एज पर रिपोर्ट ये 4 ट्रिलियन है क्योंकि रिपोर्ट कुछ दिन पुराना है, बट अगर लेटेस्ट डेटा की बात करें तो ये 6 ट्रिलियन प्लस है। राइट, तो UPI इज वन ऑफ द आउटकम ऑफ दैट PMJDY। राइट, अभी देखो PMJDY से UPI रिलेशन पे नहीं है, बट यस, UPI को अगर लॉन्च करना था, UPI आज इतना सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि सब लोगों के पास, ऑलमोस्ट सब लोगों के पास बैंक अकाउंट है। राइट, क्योंकि ये बैंक अकाउंट से ही लिंक्ड ट्रांजैक्शन है, एंड जिसके बदौलत ये जितने सारे आप कुछ एग्जांपल्स मैंने लिया है ऐप्स का, ये आप देख पा रहे हो, जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ये सारे प्लेयर्स आए और अच्छा काम किसके तरफ किए, टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। राइट, मतलब RBI एंड गवर्नमेंट ऑन सिंक पे आ गया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना है ऑन ए मिशन मोड एज पर द रिकमेंडेशन बाय द नचिकेत मोर कमिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे समझते हैं कि इसके आगे क्या हुआ। ऑब्वियस सी बात है, इसके आगे क्या हुआ, रेगुलेटरी इनोवेशन हुआ। बिकॉज फोन पे, गूगल पे जैसे जब प्लेयर्स घुसने लगे पेमेंट साइड, पेमेंट एज ए पेमेंट प्रोवाइडर, ठीक है, हम फोन पे यूज करके पेमेंट करते हैं, राइट, एंड वी बिलीव इट्स सिक्योर। अब ये बिलीफ क्यों है, ये बिलीफ इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसको रेगुलेट कर रहा है। NPCI का सिस्टम है, RBI रेगुलेटर है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का। तो ये सारा काम हुआ है किस पे, रेगुलेटरी इनोवेशन की वजह से। तो रेगुलेटरी इनोवेशन जो है वो क्या किया, एज ए कैटलिस्ट काम किया, किसके तरफ, टुवर्ड्स पेमेंट सेक्टर रिफॉर्म्स। राइट, सो दिस रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, all the things, right, PMJDY, UPI,
सेटलमेंट ऑफ पीबी, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एवरीवन, आई मीन सब कुछ आप मिला के आप बोल सकते हो दिस वर्कड एज अ कैटलिस्ट टुवर्ड्स पेमेंट सेक्टर रिफॉर्म, करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब पेमेंट सेक्टर रिफॉर्म्स हुआ तो इससे हुआ क्या है? इससे हुआ कि जो यूजर का एक्सपीरियंस है हैज गॉन अप, करेक्ट। आज के दिन में सोचो, आप बिना कैश का घर से निकलोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि एक छोटा से छोटा दुकान भी यूपीआई एक्सेप्ट करता है, राइट। आपको 10 रुपये भी पे करना है तो आप पे कर सकते हो यूपीआई के थ्रू। तो ये सारा चीज के वजह से बैंक के ऊपर क्या आया? बैंक के ऊपर सिर्फ ये दो चीज नहीं रह गया। मतलब पहले अगर आप सिर्फ बैंक को सोचोगे तो वो ये दो काम भर भर के करते थे, करेक्ट। एक जनरल टर्म्स में सोचो, क्रेडिट डिलीवरी और डिमांड डिपॉजिट। हम बैंक में जाते ही क्यों थे? पैसा रखना है और लोन लेना है। ऐसे ऐसे लेमैन, कॉमन मैन के लिए तो बैंक यही दो कारणों से था। बट आज के दिन में रिफॉर्म्स के वजह से जो एक्सपीरियंस है बैंक से एक यूजर का, वो बहुत बढ़ गया है, करेक्ट। यही चीज आपको लग रहा है अभी तक का, राइट। बट इसके आगे भी बहुत कुछ है जो हम नेक्स्ट वाले स्लाइड में समझेंगे, दैट इज करंट क्रेडिट गैप। अभी करंट क्रेडिट गैप से हम क्या समझते हैं? तो देखो, ये कुछ डेटा है, द लेटेस्ट एमएसएमई सेंसस जो कि 2015-16 में हुआ, करेक्ट। फिगर्स इंडिकेट दैट इंडिया has 63.88 million unincorporated MSME, of which about 99%, 63.5 million are categorized in the micro bucket. तो अभी आप इस लाइन के गहराई को समझो। गहराई कुछ ऐसा है कि 63.88 मिलियन या 99% जो माइक्रो कैटेगरी में है ना, इतने ह्यूज क्वांटिटी में एमएसएमई ये है इनकॉर्पोरेटेड, मतलब इनके पास है ना रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट्स की बहुत सारी कमी है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि ये एमएसएमई नहीं है, ये अच्छा काम नहीं कर रहे, ये एमएसएमई है, ये अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये माइक्रो एमएसएमई मतलब बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत छोटे लेवल पे। ये कोई बड़ी कंपनी नहीं है, इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट। ये इवेंट टियर 1 सिटीज़ पे भी नहीं है, ये रूरल इंडिया से आते हैं मोस्टली, रूरल इंडिया या टियर 3 सिटी, करेक्ट। और बहुत छोटे लेवल पे इनका काम होता है। तो रिपोर्ट मतलब सेंसस ऐसा बोलता है कि 99% जो है वो माइक्रो कैटेगरी में है और समवेयर अराउंड 63.88 मिलियन इनकॉर्पोरेटेड है ही नहीं। मतलब स्ट्रेट एंड सिंपल हमको ये समझ में आता है कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी है, राइट। दूसरा चीज, एज पर एमएसएमई एनुअल रिपोर्ट 2020-21, एमएसएमई हैज बीन क्रिएटिंग 110 मिलियन जॉब्स। मतलब देखो, एमएसएमई बहुत ज़्यादा, ये देखो एमएसएमई जीवीए इन दी नेशनल जीडीपी इज 30%, मतलब बोल सकते हो समवेयर अराउंड वन थर्ड पूरा नहीं है, बट 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन जीवीए में किसका है? एमएसएमई का है। वही एमएसएमई 110 मिलियन जॉब क्रिएट कर रहा है। अब वही एमएसएमई सोचो अनइनकॉर्पोरेटेड है, इनके पास मतलब ये लोग इनके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स की तो कमी है, जिस वजह से या किसी दूसरे वजह से नहीं, लैक ऑफ नॉलेज भी है, जिस वजह से ये लोग इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। अब इसमें कुछ चैलेंज है। चैलेंज 1 क्या है? एज पर द एस्टिमेट बाय आईएफसी, क्रेडिट डिमांड बाय एमएसएमई इज अप्रॉक्स 37 ट्रिलियन, ऑफ विच बैंक एंड एनबीएफसी सप्लाई अबाउट 10.9 ट्रिलियन। तो देखो, ये एक अजीबोगरीब डेटा आपके सामने दिख रहा है कि 37 ट्रिलियन इनका डिमांड है। किस चीज का? क्रेडिट का। मतलब ये 37 ट्रिलियन उधार लेने के लिए डिमांडेड है, करेक्ट। वेयर एज बैंक और एनबीएफसी से इनको सिर्फ 10.9 ट्रिलियन मिलता है। तो ये बाकी का जो समवेयर अराउंड 27 ट्रिलियन या 26.3 ट्रिलियन, ये कहां से आता है? देखो, बैंक और एनबीएफसी से पीएसएल के वजह से भी आता है कुछ लोन, तो वो भी तुम्हारा 10.9 ट्रिलियन में इंक्लूड है। बट बाकी का ये 26-27 मिलियन ट्रिलियन आता कहाँ से है? तो ये देखो, एक चीज़ समझो, अभी ये दोनों स्टोरी को कनेक्ट करो। इतने सारे लोग अनइनकॉर्पोरेटेड हैं, मतलब अनइनकॉर्पोरेटेड मतलब सिंपल सा बात है, समझो कि तुम्हारे पास आज के दिन में अगर आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है, तुम बैंक में चले गए लोन लेने, तो तुमको लोन देगा ही नहीं। सबसे पहले ही तुमको मांग लेगा आधार कार्ड पैन कार्ड, उसके बाद कुछ और डॉक्यूमेंट्स की बात करेगा। तो वैसा ही है, इनके पास कुछ प्राइमरी इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं ही नहीं, जिस वजह से इनको फॉर्मल चैनल्स से लोन मिलना संभव मतलब मिलता ही नहीं है,
या ये लोग उस पोटेंशियल को टैप ही नहीं करना जानते। करेक्ट। तो ये कहाँ जाते हैं, सोचो, कहीं तो जाते होंगे ना जहां से इनको 26-27 मिलियन ट्रिलियन मिला होगा। सबसे पहला जो है, एमएसएमई रिलाय ऑन इनफॉर्मल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। करेक्ट। ये जो छोटा छोटा ब्याज देके 2%, 1%, 3% ब्याज देके जो मंथली लोन देते हैं, ये उनके पास जाते हैं, उनसे लोन लेते हैं। अब इनके पास जाते क्यों हैं ये, क्योंकि ये अनइनकॉर्पोरेटेड है, इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि ये बैंक में जाए। और दूसरा ये भी है कि ये अगर बैंक में, मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और बैंक में अगर जाए तो वो बैंक में जितना सारा मतलब लोन लेने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है ना, ये उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते। राइट। सो रेगुलेटेड एंटिटीज एज फिड्यूशियरी ऑफ पब्लिक ट्रस्ट सो हैव सम रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये जो बैंक एंड एनबीएफसीज है, ये तो रेगुलेटरी बॉडी, आई मीन ये लोग रेगुलेटेड एंटिटीज है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको रेगुलेट करता है, और इन पे इनके ऊपर एक पब्लिक ट्रस्ट है, तो इनका कुछ रिक्वायरमेंट है, इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए लोन देने के लिए। भले ही वो जान रहे हैं कि हाँ ये एमएसएमई है, ये पैसा वापस कर देगा, ये छोटे लेवल पे काम करता है, इसको छोटे लेवल का ही लोन चाहिए, है ना। ये कोई करोड़ों में लोन नहीं उठाते, 50,000, 1 लाख का लोन उठाते, लेकिन वही चीज़ इनको बैंक से नहीं मिलता है। एंड बैंक भी वहाँ पे किस लिए नहीं दे पाता है, इस वजह से, क्योंकि ये रेगुलेटेड एंटिटी है, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल नहीं होगी तो ये आगे काम नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। रीजन नंबर 3, MSME can take from NBFCs which are regulated moderately related to bank but lack of deposit is a problem for them। तो MSME जो है वो NBFC से पैसा ले सकता है, क्योंकि NBFC में उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है बैंक की तरह। लेकिन NBFC के साथ भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो मोस्टली इंडिया में जो NBFC है ना, वो लैक ऑफ मतलब नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC है। एंड अगर नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC है तो उनको पैसा मिलेगा कहाँ से, मतलब वो कहीं ना कहीं से उधार लाएगा पैसा, तब जाके वो आगे किसी को लोन में देगा पैसा। तो उनका जो कॉस्ट ऑफ फंड या कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है ना, वो है 7.5%, जबकि उसके कंपैरेटिव में बैंक का तुम्हारा 3.8%। तो मतलब यहाँ पे तुम समझो, अगर 100 रुपये एनबीएफसी को मार्केट से उठाना है, मतलब कहीं से भी उठाना है, तो उसका एवरेज है 7.5 रुपये। वहीं पे अगर एक बैंक को उठाना है तो उसके है 3 रुपये 80 पैसा। मतलब तुम खुद ही सोचो कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो हुआ ही नहीं एनबीएफसी के लिए। एनबीएफसी अगर अच्छा काम करना भी चाहे तो वो नहीं कर पा रहा है, इस वजह से अब वो 7.5% पे लोन लाके आगे वाले को कितने में ही दे देगा, मतलब उसका प्रॉफिट जिसको हम स्प्रेड बोलते हैं वो कितना ही हो पाएगा। बट बैंक 3.5 रुपये 80 पैसा में लाके वो जब किसी को लोन देगा तो ऑब्वियसली ये कम्पिटिटिव है ना। अगर आप कंपटीशन की बात करो तो वो ये तो कंपटीशन में है ही नहीं एनबीएफसी बैंक के साथ, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम एनबीएफसी के साथ देखा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले स्लाइड पे और पूछते हैं कि फिर क्या हुआ। अभी तक तो हमने बहुत सारा रीज़न देख लिया, बट आगे क्या है, आगे हम समझते हैं। 2016 में ये सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम, ट्रेड्स। करेक्ट। टू सॉल्व द हाई रिसीवेबल एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एमएसएमई। तो अब तुम सोच रहे होगे तो इसके वजह से तो सारा समस्या का सोल्यूशन मिल ही गया होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। उसके भी कुछ रीज़न है। उसके रीज़न कुछ ऐसे हैं कि जो एमएसएमई है उसके सप्लायर कौन है, मतलब एमएसएमई सप्लाई किसको करता है, राइट, कॉर्पोरेट्स को करता है। तो अभी देखो, जब एमएसएमई कॉर्पोरेट्स को सप्लाई कर रहा है तो ट्रेड्स में एक ऐसा सिस्टम है कि जो फाइनेंस करेगा, राइट, बैंक जो फाइनेंस करेगा उसी वक्त जो कॉर्पोरेट है ना उसको कुछ कंडीशंस मानना पड़ेगा कि वो आगे चल के प्रोडक्ट या सर्विस जो भी एमएसएमई में ले रहा है उस पर डिस्प्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि फाइनेंसर तो पैसा दे दिया है एमएसएमई को। तो यहाँ पे जो कॉर्पोरेट्स है ना उनका राइट टू डिस्प्यूट वाला जो सिस्टम, मतलब राइट टू डिस्प्यूट। अभी देखो, तुमने कहीं से भी एक प्रोडक्ट खरीदा या सर्विस लिया पैसा देके, करेक्ट, वो अगर ढंग से नहीं चल रहा है या सर्विस तुमको ढंग से नहीं मिल रहा तो तुम तो बोलोगे ना। मतलब मान के चलो तुम्हारे घर में इंटरनेट कनेक्शन का नहीं आ रहा है, तुम तो तुरंत फ़ोन घुमाओगे ना इंटरनेट प्रोवाइडर को कि भैया मेरा कनेक्शन सही करो, मंथली पैसा मैं टाइम पे दे रहा हूँ। और अगर तुमने कोई सामान खरीदा है ऑनलाइन ऑफलाइन, वो अगर ख़राब हो गया वारंटी पीरियड में, तुम लेके जाते हो ना उसको सही कराने, क्योंकि वो तुम्हारा राइट टू डिस्प्यूट है। तो ये राइट टू डिस्प्यूट ट्रेड्स में वो कॉर्पोरेट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, क्योंकि उनको तभी उस प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सेप्ट कर लेना था एज इट इज़। अगर आपको फाइनेंस करना है तो, क्योंकि आगे वाला तो बैंक तो पैसा दे रहा था,
तो ये एक प्रॉब्लम हुआ है, राइट। तो ये प्रॉब्लम हाईलाइट एक दूसरे कमिटी पे किया है, वो है यूके सिन्हा। यूके सिन्हा कमेटी में इस प्रॉब्लम का जिक्र किया गया है और उन्होंने बोला है कि इस चीज को और बेहतर तरीके से किया जा सकता था, बट कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब रीजन 2 देखते हैं। रीजन 2 ऐसा है कि डाइवर्स सप्लाई ऑफ कॉर्पोरेट्स। अभी जो एमएसएमई है ना, ये छोटे लेवल पे काम करते हैं, ये छोटा छोटा प्रोडक्ट बेचते हैं। तो कॉर्पोरेट्स के लिए सिर्फ एक ही एमएसएमई में डिपेंड करना इज नॉट गुड थिंग। सो कॉर्पोरेट्स के जो सप्लाई चेन है ना, वो बहुत बड़ा है। मतलब समझो कि वेस्टर्न इंडिया पे वो है ना, हजारों 1,000 एमएसएमई से ले रहा है, तो ईस्टर्न इंडिया में वो कोई दूसरे एमएसएमई से ले रहा है सेम प्रोडक्ट, राइट। तो इतना डाइवर्स होने से क्या उनको वो लेवरेज नहीं मिल पा रहा था, मतलब उनको छोटे प्लेयर के साथ काम करके वो मजा नहीं आ रहा था। सो ट्रेड्स में ये प्रॉब्लम देखा गया है। दूसरा चीज आता है अदर लीन इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्रोग्राम इन द मार्केट। वैसा ही ट्रेड्स जैसा और भी बहुत कुछ आ गया है। जो कॉरपोरेट्स हैं, अब क्योंकि उन लोग बहुत सारे सप्लायर से सामान लेते हैं, उन्होंने अपने ही घर पे, मतलब उन्होंने इन हाउस एक सिस्टम शुरू कर दिया है कि ठीक है भैया, तुम मेरे को उधारी में दे के जाओ, मतलब तुम मुझे सामान दो, मैं तुमको तुरंत फाइनेंस कर देता हूँ, राइट। तो फाइनेंस वाला जो फैसिलिटी है, डिस्काउंटिंग सिस्टम वाला, वो कॉरपोरेट ने इन हाउस ही बिल्ड कर लिया। दूसरा है ये है कि बैंक है ना, बैंक भी इसके पोटेंशियल को देखते हुए बैंक भी इस बिजनेस में जम कर गए, लाइक एसबीआई। तो ट्रेड्स से अच्छा काम नहीं हो पाया, मतलब जिस तरीके का काम होना था उस तरीके का काम नहीं हो पाया। आगे देखते हैं कि पैंडेमिक में क्या हुआ ना। ईसीएलजीएस तो बहुत बढ़िया काम था, लेकिन ईसीएलजीएस में भी एक प्रॉब्लम नीति आयोग के इस रिपोर्ट में हाईलाइट किए कि जो लोन उनको मिलना था एमएसएमई को, वो डिलेड मिला है। मतलब कुछ एक वजह से ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 60 डेज का डिले हुआ है। तो देखो, ये लोग इतने छोटे लेवल पे काम करते हैं, इनको मतलब अगर इनको एक माल का पेमेंट नहीं मिला तो ये लोग दूसरे माल का प्रोडक्शन करना इनके लिए बहुत टफ हो जाएगा, मतलब दूसरे लॉट का प्रोडक्शन करना। तो इनको अगर 60 दिन के लिए, मतलब 60 डेज तक वेट करना पड़ा पैसे के लिए, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इनका जो प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन है ना, वो उसका इक्विलिब्रियम बिगड़ गया है। तो दैट इज़ वेयर दे लॉस्ट द बिजनेस। ये इस रिपोर्ट में हाईलाइट हुआ है। अब तुम सोचोगे तो मैंने बहुत सारा परेशानी बोल दिया, तो सोल्यूशन कब बताऊंगा। तो अभी देखो, ये स्क्रीनशॉट मैंने उठाया है रिपोर्ट से, करेक्ट। इस पे ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एन एग्जॉस्टिव रिव्यू ऑफ रीजंस अंडरलाइंग द फाइनेंसिंग गैप ऑफ द एमएसएमई इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस रिपोर्ट। कितनी बड़ी लाइन है। तो देखो, नीति आयोग जैसे इंस्टीट्यूशन ऐसा लिख रहा है। यहाँ पे भी एक बात है समझने के लिए कि ये जो रिपोर्ट है ना, ये नीति आयोग का डायरेक्ट फाइंडिंग्स नहीं है। नीति आयोग ने बहुत सारे अलग अलग जो प्राइवेट सेक्टर से, गवर्नमेंट सेक्टर से, इंटरनेशनल फॉरेन न्यूज़पेपर्स या फॉरेन मैगजीन्स, इंडियन मैगजीन्स, तो ये सारे ने जो, मतलब सब लोगों ने जो रिपोर्ट पब्लिश किया है अलग अलग टाइम पे, उन रिपोर्ट को कंपाइल करके इस रिपोर्ट को नीति आयोग ने बनाया, करेक्ट। तो नीति आयोग के लिए कुछ चीज़ों को जज करना है। एन एग्जॉस्टिव रिव्यू ऑफ अंडरलाइंग रीजंस अंडरलाइंग द फाइनेंसिंग गैप ऑफ द एमएसएमई सेक्टर इज बियॉन्ड द स्कोप। मतलब नीति आयोग को भी इस रिपोर्ट में जो इतना सारा गैप हो गया ना एमएसएमई का, मतलब आपने अभी तक लास्ट दो स्लाइड में तो सिर्फ परेशानी ही देखी एमएसएमई का, तो वो भी नीति आयोग के लिए बियॉन्ड द स्कोप हो गया, करेक्ट। अब क्योंकि हम इस रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक ही आगे पढ़ते हैं। तो देखो, मान के चलो ये है, इतने ही लोग हमारे देश के जनता है, करेक्ट। इतने ही लोग हैं हमारे देश में और कोई नहीं है। अभी रिपोर्ट ऐसा बोलता है कि 220 मिलियन क्रेडिट एलिजिबल रिटेल कस्टमर। तो कितना है भैया रिटेल कस्टमर? 220 मिलियन। लेकिन जो सिबिल है, करेक्ट, सिबिल रेटिंग एजेंसी हम जानते हैं, जो सिबिल है उसके हिसाब से 150 million customers are inactive but will have credit needs that needs to be serviced। तो बोल रहा है कि जो 150 मिलियन कस्टमर्स है आउट ऑफ 220 मिलियन, ये लोग इनएक्टिव हैं, मतलब ये लोग लोन लेते ही नहीं हैं, जाना ही नहीं चाहते लोन की तरफ। वजह क्या है, ये दिस इज ए सेपरेट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, बट आप डिफरेंस को समझो। मतलब ओनली 70 मिलियन इज द एक्टिव कस्टमर,
मतलब 33% ऑफ द पीपल आर इनएक्टिव, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 33% आर इनएक्टिव, करेक्ट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इस स्टेप में क्या किया है। तो देखो, गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 23 के बजट में, तो ये तो शायद आपने बजट में पढ़ा ही होगा, फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बोला था कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट एस्टेबलाइज करेंगे कमर्शियल बैंक में इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स टू सेलिब्रेट आज़ादी का अमृत महोत्सव, करेक्ट। अभी तुम सोच रहे होगे तो वो जो मैंने पढ़ा था किस पे, बजट में, डिजिटल बैंकिंग यूनिट, ये लेक्चर उससे रिलेटेड है। तो मैं बताऊं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि डिजिटल बैंकिंग यूनिट is different thing and digital bank is a different thing, so do not get confused। ये दो अलग अलग चीज है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट का मतलब क्या है? एक बैंक जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उसी का एक छोटा सा छोटा सा एक जगह रेंट पे ले लेगा या खरीद लेगा, यूजुअली रेंट पे ही लेते हैं, वो अपना एक डिजिटल यूनिट खोल देंगे छोटे से जगह पे जहाँ पे नहीं है, करेक्ट। तो वो है डिजिटल बैंकिंग यूनिट। बट डिजिटल बैंक का डेफिनेशन क्या है? ये है Digital bank or DBs refers in the paper means bank are defined in Banking Regulation Act 1949. In other words, these entities will issue deposit, make loan, offer full suite of services that Banking Regulation Act empowers them to. As the name suggests, DB will principally rely on the internet and other proximate channels to offer their service and not physical branches. तो ये है definition और ये है डिफरेंस तुम्हारा डिजिटल बैंकिंग यूनिट और डिजिटल बैंक में, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। आगे बढ़ते हैं हम। अब तुम सोच रहे होगे प्लीज टेल मी व्हाट इज डिजिटल बैंक देन, है ना। तो चलो हम समझ ही लेते हैं डिजिटल बैंक क्या है। तो डिजिटल बैंक क्या है? देखो, डिजिटल बैंक को ना हम 3 तरीके से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी तक हमने जो देखा, एक होता है फ्रंट एंड ओनली एंड नियो बैंक, ओके। अब ये फ्रंट एंड ओनली नियो बैंक क्या है? अब मान के चलो, तुमको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक केक है, ठीक है। ये केक के ऊपर में क्या रहता है? केक के ऊपर में रहता है आइसिंग। तो मतलब मान के चलो तुमको आइसिंग आता है करना, करेक्ट। तो तुम क्या करोगे ना, मार्केट में कहीं से केक तुम खरीद के लाओगे, उसके ऊपर तुम अच्छा अच्छा आइसिंग करके मार्केट में बेचोगे। तो लोग को क्या लगेगा? लोग को तुम ये थोड़ी बोलोगे मैं केक बेच रहा हूँ, आइसिंग बेच रहा हूँ। लोगों को तुम बोलोगे ना मैं केक बेच रहा हूँ। बट आइडियली क्या है? तुम इस केक को खरीद के ला रहे हो। तो वही चीज हो गया फ्रंट एंड ओनली नियो बैंक। मतलब ये वो लोग हैं जो लोग टेक्नोलॉजी सेवी, मतलब ये लोग टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एक बढ़िया सर्विस सूट बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नियो एक्स नाम का बैंक हो गया, जो तुमको गूगल प्ले स्टोर में, एप्पल आई स्टोर में उसका ऐप मिल जाएगा। अभी देखो, नियो एक्स बोल के कोई बैंक सच में नहीं है, वो सिर्फ इक्विटेस बैंक सिस्टम के ऊपर में लगाया गया एक ऐप है, एक सर्विस है, दैट्स इट। उस टाइप के बैंक को क्या बोलेंगे? फ्रंट एंड ओनली एंड नियो बैंक। तो आई थिंक एक जुपिटर नाम का भी ऐप है, और जो आई गेस करूर, आई डोंट रिमेंबर एक्जैक्टली, बट यस, नियो बैंक तो इक्विटेस से ही रिलेशन रखता है। तो नियो बैंक का तुम एग्जाम्पल देख सकते हो। अगर चाहे तुम गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, जाके सर्च करो नियो एक्स, तुमको मिल जाएगा, करेक्ट। तो वो लोग हो जाएंगे तुम्हारा फ्रंट एंड ओनली नियो बैंक। दूसरा होता है तुम्हारा फुल स्टैक लाइसेंस डिजिटल बैंक। मतलब क्या होता है? ये लोग लाइसेंस डिजिटल बैंक है, राइट। लाइक एसबीआई बोलता है हाँ मैं तो भाई एसबीसी हूँ, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हूँ। पीएनबी बोलता है मैं भी हूँ। तो वैसे ही जो फुल स्टैक बैंक है ना, इनके पास भी डिजिटल बैंक का लाइसेंस है। जैसे पेटीएम क्या बोलता है, अरे मैं तो पेमेंट बैंक हूँ। तो वैसे ही फ्यूचर में जब डिजिटल बैंक का फुल स्टैक लाइसेंस मिलेगा ना, वो लोग भी अपने आप को बोलेंगे, जिसको भी मिलेगा, अरे भैया मैं तो डिजिटल बैंक हूँ, ठीक। अभी तीसरा कैटेगरी हो गया एनोनिमस यूनिट्स ऑफ ट्रेडिशनल बैंक। तो इसका मैं सीधा सीधा एग्जांपल दूंगा योनो। देखो, योनो कोई एडिशनल चीज नहीं है, वो एसबीआई के ऊपर में एक टॉपिंग है। मान के चलो एसबीआई का अकाउंट तुम्हारा केक है और योनो है आइसिंग, ठीक। योनो एक फुल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए तुमको बहुत सारा सर्विस दे रहा है जो ट्रेडिशनल एसबीआई नहीं दे पा रहा था, करेक्ट। तो अब सवाल यह आता है, व्हाट अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड चैलेंज। तो डिजिटल बैंक तो हम देख लिए, बट यहाँ पे तो हम कितने सारे चैलेंज को देखे हैं। तो डिजिटल बैंक का क्या है?
तो देखो डिजिटल बैंक का सबसे बड़ा चैलेंज है लिमिटेड रेवेन्यू मॉडल। अभी लिमिटेड रेवेन्यू मॉडल क्यों? अभी सोचो एक फ्रंट एंड बैंक, हमने नियो और इक्विटेस का एग्जांपल लेते हैं, करेक्ट? इक्विटेस बैंक है, करेक्ट, और नियो है, नियो एक्स उसके ऊपर में टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस दे रहा है। तो देखो वो कितना ही टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस दे सकता है, मतलब हो सकता है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अच्छा अच्छा काम और भी कर सकता है, लेकिन वो तो लिमिटेड ही है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि वो उतने ही सर्विसेज दे पाएगा जितना इक्विटास के पास है, उससे ज़्यादा तो वो दे नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो बैंक है ही नहीं, उसके पास तो कोई लाइसेंस है ही नहीं, वो तो आइसिंग है बेचारा। केक के टेस्ट को तुम थोड़ी चेंज कर पाओगे, तुमने अगर बाहर से खरीद के लाया है, तुम अपने आइसिंग को और बढ़िया बना सकते हो, बट केक के टेस्ट को तो चेंज नहीं कर सकते। तो वही हो गया ना इनका लिमिटेड रेवेन्यू मॉडल। और दूसरा चीज़ ये हो गया, टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने के लिए, ठीक है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए ना ह्यूज मनी इज रिक्वायर्ड। नाउ सिंस दे डू नॉट हैव मच revenue model, they won't be able to grow more, because Neo X somewhere around वो 100 रुपये या 200 रुपये चार्ज करते हैं सालाना डेबिट कार्ड के लिए, राइट? और बैंक कुछ चार्ज नहीं करता, तो वो वही उनका एक कस्टमर के पीछे का रेवेन्यू है। तो इससे वो कितना ही ग्रो कर लेंगे, तो ये एक चैलेंज यहाँ पे है। दूसरा है पोटेंशियल ऑब्सोलेंस ऑफ द पार्टनर बैंक सीबीएस। तो ये मैंने जो एग्जांपल दिया है ना, वो सर्विसेज उतने ही ऑफर कर पाएगा जितने सर्विसेज आपके इक्विटास के पास है, उससे ज़्यादा वो ऑफर नहीं कर पाएगा। दूसरा हो गया हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड नो एंट्री बैरियर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हाई है ना, क्यों? क्योंकि देखो एक टेक्नोलॉजी को खड़ा करना इज ए वेरी बिग थिंग, इट्स नॉट द चीप थिंग टू डू। सो हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड ऊपर से वो दैट विड बी रिलेटेड टू फाइनेंस, मतलब वहाँ पे बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारा सिक्योरिटी सिस्टम, सब कुछ लगाना पड़ेगा। एंड नो एंट्री बैरियर, कोई भी जाके वहाँ एंट्री ले सकता है, करेक्ट? तो ये सारे चैलेंजेस है प्रॉफिटेबिलिटी एंड चैलेंजेस तुम्हारा डिजिटल बैंकिंग के पर्सपेक्टिव में। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं नीति आयोग ने डिजिटल बैंक रेगुलेटरी इंडेक्स के बारे में क्या बोला है। तो देखो इंडिया में एज सच ऐसा कोई इंडेक्स है नहीं, करेक्ट? तो व्हाट नीति आयोग डिड वाज, उन्होंने सिंगापुर, यूके, हांगकांग, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया, इनके डेटा को स्टडी किया। अब इनमें से कुछ कंट्री, सिंगापुर एंड मलेशिया लाइक कंट्री, इनके पास डिजिटल बैंकिंग का पूरा इकोसिस्टम है, करेक्ट? लाइसेंसिंग हो गया और भी सर्विसेज, सब कुछ का फुल सूट इनके पास वो सिस्टम है। तो इनका तो वो सारे चीज़ को नीति आयोग ने स्टडी किया। दूसरा यूके, जो थोड़ा सा चैलेंजिंग फेस में है ना, और ये सारे कंट्रीज़ का डेटा को उन्होंने स्टडी करने के बाद ये देखा कि एंट्री बैरियर्स ये एक चैलेंज होगा। दूसरा है कंपटीशन, तीसरा है बिजनेस रिस्ट्रिक्शन नॉट एडजस्टेड फॉर प्रूडेंस, एंड है टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रलिटी। तो ये सारे चैलेंज आएगा किसमें? डिजिटल बैंक के लाइसेंसिंग को देने में। नाउ पर्पस ऑफ द इंडेक्स इज टू गिव अस ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर व्हाट डिफॉल्ट सेटिंग इंडियाज डिजिटल बैंक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क शुड अडॉप्ट, ठीक है? तो ये जो इंडेक्स है इसका पर्पस नीति आयोग ने क्या रखा है कि एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग को अंडरस्टैंड करना, एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग को समझना कि इंडिया का जो डिजिटल बैंक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा वो इंडिया कैसे अडॉप्ट करेगा, वो आरबीआई कैसे अडॉप्ट करेगा। तो इसमें हम समझते हैं कि नीति आयोग ने ये बोला टेक्नोलॉजिकली न्यूट्रलिटी, कैलिब्रेशन इज अनदर कॉमन थिंग, देन देयर शुड बी एन एक्सिट प्लान। टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रलिटी मतलब बहुत सारे मतलब बात वही हो गया कि एक टेक्नोलॉजी को फ्रॉम जीरो टू बिल्ड करना इज ए कॉस्टली अफेयर, सो देयर शुड बी ए न्यूट्रलिटी अमॉन्ग द प्लेयर्स, देन देयर शुड बी ए कैलिब्रेशन बिटवीन ऑल द प्लेयर, there should be a calibration between the company who is getting into this space and the regulator, right? And there should be an exit plan as well, because country like UK and Australia में ये देखा गया है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने शुरू तो किया बट दे कुड नॉट एग्जीक्यूट वेल एंड दे वांटेड टू गेट आउट ऑफ दिस बिजनेस। अब उसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखो मतलब कुछ कंट्रीज़ में ऐसा है कि जो पहले से बैंक है, मान के चलो इंडिया में जो शेड्यूल बैंक है, अब मैं इंडिया के एग्जांपल से तुमको समझाता हूँ। मान के चलो इंडिया में डिजिटल बैंकिंग शुरू हो गया, करेक्ट? शुरू तो हो गया है।
अभी लाइसेंस के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो लाइसेंस के लिए किसने कर दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी ने अप्लाई कर दिया कि हमको भी एक यूनिट खोलना है डिजिटल बैंक का। अब सोचो, ये बैंक एक तो इतने बड़े साइज में है, इनका कस्टमर बेस इतना बड़ा है, ये लोग अगर आके डिजिटल बैंकिंग सर्विस देंगे तो एक नया प्लेयर, छोटा प्लेयर जो इस स्पेस में आना चाहता है, वो तो compete नहीं कर पाएगा ना। दैट्स वाई देयर शुड बी एन एग्जिट प्लान। टाइम पे एग्जिट कर जाओ, ज़्यादा लॉस नहीं होगा, राइट? तो नीति आयोग ऐसा बोला है। अब उसके बाद आते हैं, नीति आयोग ने एक टेम्पलेट शेयर किया, ओके, जो कैलिब्रेटेड अप्रोच है, और ये सिर्फ 3 स्टेप्स में नीति आयोग ने एक टेम्पलेट फॉलो किया। इशू ऑफ रेस्ट्रिक्टेड, ओके, मैं इसको पढ़ता नहीं हूँ, ये आप पढ़ो। इस पे नीति आयोग ये बोल रहा है कि जो एप्लीकेंट है उसको लाइसेंस सबसे पहले रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में दिया जाए। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में वो कुछ लिमिटेड कस्टमर्स के साथ वो चीज़ों को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन में लाए। और रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का थीम तो आप जानते ही हो, वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है जहाँ पे रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटर किया जाता है हर चीज़ को। कौन करता है? रेगुलेटर, एंड आरबीआई इन दिस केस। सो उसके बाद अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है तो ही लाइसेंस इशू करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो नीति आयोग का जो टेम्पलेट है वो कुछ इस प्रकार था। तो इससे हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। IXMB में अनफोल्ड योर पोटेंशियल, नाबार्ड ग्रेड ए का जो 2022 का कोर्स है वो ऑलरेडी शुरू है, और इंट्रो क्लास 14 अगस्त से शुरू होगा। Thank you, all the very best. Prepare 50% faster with IXMB.